सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय जिसका कोड नंबर 333 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर पर हमने चर्चा की थी जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे के क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हमने यहाँ तक क्वेश्चन देख लेते हैं। वन उन्मूलन के दो कारण बताए। तो उत्तर था चारागाह हेतु, जलाने वाली तथा इमारती लकड़ी हेतु। तो वनोन्मूलन यानी कि वन उन्मूलन क्या है, यानी वनों को काटने के कारण क्या है, वनों को नष्ट किया जा रहा है, उसका कारण क्या है। तो चारागाह हेतु और जलाने वाली तथा इमारती लकड़ी हेतु। अगला प्रश्न है, वन उन्मूलन के कोई दो परिणाम बताइए। तो पहला है भूसंकलन तथा गाद का जमाव। देखो, जब है ना वनों को काट दिया जाता है, पेड़ों को नष्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ भूसंकलन होता है, यानी कि ज़मीन खिसकती है, ज़मीन की खिसकने वाली घटनाएं होती रहती है। साथ में गाद का जमाव, वहाँ पर जो है गाद जमा हो जाती है, यानी कादा कीचड़ उस मिट्टी से भर जाता है। ठीक है। अगला है कि 3 क्षेत्रीय पर्यावरणीय अवरोधों को बताइए। 3 क्षेत्रीय पर्यावरणीय अवरोध क्या होते हैं। तो पहला है बाढ़, सूखा, अम्लीय वर्षा। अगला है क्वेश्चन संख्या 34, किन्हीं 2 वैश्विक अवरोधों को बताइए। तो पहला है जैव विविधता की क्षति, ओजोन परत का अपक्षीणन। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 35, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर पड़े 2 प्रभावों को बताइए। तो उत्तर है परिवहन की आवश्यकता, दूसरा जल की कमी। देखो, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले तो परिवहन की आवश्यकता होगी, तो परिवहन की आवश्यकता हुई तो उससे ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलने लगा। जल की कमी हो गई, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इससे जल की कमी हुई है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले पर्यावरणीय अवक्रमण के 2 का प्रकार बताइए। कोई 2 प्रकार हमें बताने हैं पर्यावरणीय अवक्रमण। तो उत्तर है वनोन्मूलन, है ना, जीवाश्म ईंधन की कमी, खनिजों की कमी, वायु, जल या मृदा प्रदूषण आदि। तो इस तरह से ये है जो पर्यावरणीय अवक्रमण है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि का एक कारण लिखिए कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है। तो उत्तर है आयु सीमा में वृद्धि, अच्छी चिकित्सा सुविधा के कारण भोजन की उपलब्धता। देखो, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है कि आयु सीमा में वृद्धि। पहले जिनकी जो औसत आयु थी वो कम थी, लेकिन अब आयु सीमा में वृद्धि हो गई है क्योंकि चिकित्सा सुविधा मिलने लगी है ना, और भोजन की उपलब्ध, अच्छे भोजन भी उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि एक कारण है। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या की अतिशत वृद्धि खतरे की घंटी क्यों है। तो विश्व की जनसंख्या की अतिशत वृद्धि खतरे की घंटी क्यों है। तो उत्तर है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित है, पर्यावरण का अवक्रमण उत्तरजीविता के लिए खतरा है। अगला प्रश्न है, कोई 2 कारण बताइए कि मनुष्य द्वारा पेड़ों को क्यों काटा जाता है। तो उत्तर है खेती के लिए लकड़ी है, ईंधन काष्ठ है, भवन निर्माण के लिए इत्यादि। तो देखो, 2 कारण क्या है कि खेती करने के लिए लकड़ियों को मतलब पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि उनको खेत, है ना, सपाट खेत उनको मिले, है ना। लकड़ी जो है ईंधन बनाने के, ईंधन के काम में आती है, साथ में कुछ फर्नीचर बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए भी लकड़ियों को काटा जाता है। अगला है वनोन्मूलन के कोई 2 कारण बताइए। तो वन उन्मूलन के 2 कारण क्या है। तो पहला है जैव विविधता की कमी, मृदा अपरदन, बाढ़ और SO2 सिंक की कमी इत्यादि। ठीक है। तो इस तरह से इसके ये कारण हो सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 41, वन उन्मूलन के कारण वन्य जीव संकटापन्न क्यों बन गए हैं। तो वन्य जीव पर किस प्रकार का संकट उत्पन्न हुआ है ना। तो उत्तर है जंगल जंगली जानवरों का पर्यावास स्थान है। तो संकट क्या बना कि जो जंगल है वो जंगली जानवरों का पर्यावास है, यानी कि उनका निवास स्थान है। अगर उनको नष्ट कर दोगे तो जंगली जानवर कहाँ रहेंगे, उनका भी नष्ट हो जाएगा, यानी वो भी नष्ट हो जाएंगे साथ में ही, यानी कि उनको आवास के लिए स्थान नहीं मिलेगा। साथ में जो जड़ी बूटी है जो हमें कई तरह के पेड़ पौधे से प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त नहीं होगी। अगला है वनोन्मूलन मृदा अपरदन का कारण क्यों है। तो उत्तर है जड़ें मृदा को अपनी जगह पकड़े रखती है। तो देखो, वन उन्मूलन में क्या होता है कि जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो काटने की वजह से वो पूरा जो है क्षेत्र है वो सपाट हो जाता है, वहाँ कोई रुकावट, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो पानी जो होता है, बरसात जब आती है तो पूरा का पूरा पानी है वो मिट्टी को कटाकर यानी बहाकर ले जाता है। अगर आपने देखा कि मान लो कोई आपका लॉन है, यानी कि पार्क है, पार्क में घास उगी हुई हरी हरी घास को लॉन में लगा रखा है, अब वहाँ बरसात होगी तो वहाँ मिट्टी नहीं कटेगी क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, घास है, उन्होंने उस मिट्टी को बांधे रखा है अपनी जड़ों से। ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओनली सिर्फ मिट्टी है तो, और पेड़ पौधे भी नहीं है,
तो पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को बांधे रखती है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का पेड़ पौधे या घास वगैरह नहीं लगी हुई है, तो क्या होगा, बरसात के दिनों में वहाँ पर मिट्टी का कटाव होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक कीटनाशकों को हानिकारक क्यों माना जाता है जबकि वे उन कीटों को मारते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं। देखो, रासायनिक कीटनाशकों को हानिकारक माना गया है, जबकि ये कीटनाशक तो उन कीड़ों को मार रहे हैं जो कि फसलों को नष्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें फसल को भी बचाना है ना। लेकिन देखो, ये उपयोगी कीटों को भी मार देते हैं। अब ये क्या है, फसलों के लिए कुछ उपयोगी कीट होते हैं, उनकी जड़ों में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रासायनिक जो कीटनाशक है वो उन जरूरी कीटों को भी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगला है, रासायनिक उर्वरक जो खेतों में प्रयोग किए जाते हैं जल स्रोतों में कैसे पहुंच जाते हैं। तो हमें पता है कि जब रासायनिक उर्वरकों का जो है खेतों में उपयोग किया जाएगा तो ये अनुपयोगी उर्वरक वर्षा के दौरान खेतों से बहकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं। तो ये जो उर्वरक है क्या करेंगे, बरसात के दिनों में जो बरसात का पानी होता है उसके साथ बहकर वो उर्वरक उसमें मिल जाएगा, रासायनिक उर्वरक, और बहकर किसी न किसी जल स्रोत में जाकर वो मिल जाएगा। तो वहाँ का जल स्रोत का पानी भी रसायन युक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर पड़ने वाले किन्हीं 3 अवक्रमणीय प्रभाव बताइए। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर है, जंगलों की कृषि क्षेत्रों, जल भराव, कृषि के उपयोग हेतु कृषि उद्योगों से निकले अपशिष्ट। तो आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर पड़ने वाले किन्हीं 3 अवक्रमणीय प्रभाव ये है कि एक तो कृषि क्षेत्रों का जो है उसमें कृषि क्षेत्र है वो कम होते जा रहे हैं, है ना। जल भराव की समस्या होती जा रही है। कृषि उपयोगिता हेतु भी इनका उपयोग में लिया जाता है, लेकिन कृषि उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट है वो भी निकलता है, जिससे क्या होता है कि आधुनिक कृषि की वजह से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अगला प्रश्न है, शहरों में पानी की कमी क्यों है। तो उपलब्ध पानी की तुलना में उपभोक्ता अधिक है, क्योंकि जो पानी उपलब्ध है ना उसकी तुलना में वहाँ रहने वाले, उस पानी का उपयोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है, खनिज और धातुएं प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलती है। तो खनिज और धातुएं जो है प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलती है। तो उत्तर है, मृदा के नीचे और उसके अंदर। मृदा के नीचे मिलती है, उसके अंदर मिलती है। अगला प्रश्न है, खनन का एक कारण दीजिए। खनन का एक कारण क्या है। तो उत्तर है, उपयोगी धातुओं का विलोपन, पौधे और जंतुओं संबंधी खेती, भूमि का धंसना और भूसंकलन। तो खनन का एक कारण, खनन क्यों किया जाता है, क्योंकि उपयोगी धातु कहाँ से मिलेगी, खनन से मिलेगी, है ना। पौधे और जंतुओं संबंधी जो खेती होती है वो भी उसके अंदर भी जो है खनन से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है वो उसमें उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग के लिए उत्तरदायी रसायन का नाम बताइए। मीना माता रोग जो है पारे से होते हैं, जिसका ना सूत्र है Hg, है ना। तो Hg या फिर पारा, इससे है जो मीना माता रोग होता है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी की संख्या जंगल में क्यों बढ़ रही है जबकि शेरों को शिकारी मार डालते हैं। देखो, शाकाहारी की संख्या जंगलों में बढ़ती है जबकि शेरों को शिकारी मार डालते हैं। तो उत्तर है, कोई भी शेर उनको नहीं खाता और उनकी संख्या कम है, क्योंकि शाकाहारी की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शेरों को तो क्या करते हैं, शिकारी मार देते हैं, जबकि शेर जो है उन शाकाहारी जानवरों को खा ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण शाकाहारी की जनसंख्या बढ़ रही है। तो शेरों का शिकार हो जाता है, तो शेर जो है वहाँ पर इतने उन शाकाहारियों को खा नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से उनकी संख्या, जो शेरों की संख्या तो कम होती जा रही है और इनकी संख्या बढ़ रही है। अगला है, मानव प्रक्रियाओं के कारण अत्यधिक बाढ़ से बचने का कोई एक कारण बताइए। तो मानव प्रक्रिया के कारण ज़्यादा बाढ़ आ रही है, उससे बचने का क्या उपाय है। तो वो है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में बढ़ने से, बर्फ़ के पिघलने से। देखो, ग्रीन हाउस कारण होता है जिसके कारण तापमान बढ़ेगा तो हमारे जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर क्या हो गए, ग्लेशियर जो है पिघलकर क्या है, जितने भी ग्लेशियर है जो कि बर्फ़ की चट्टानें होती है, बर्फ़ जमा हुआ होता है ठंडे प्रदेशों में, तो वो सारे के सारे पिघल कर नदियों में बहते हैं, जिससे पानी का जल स्तर ऊंचा हो जाता है और वो फिर शहरों के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। बरसात के दिनों में फिर और स्तर बढ़ता है, ठीक है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्षा जल का pH मान क्या होता है। शुद्ध वर्षा जल का pH मान 5 से 6 होता है। अगला है, मानव जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण बताइए। मानव जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण क्या है। तो उत्तर है, मानव जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण है। पहला है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होने से चोटों एवं महामारियों के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम। अगला है, खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ने से पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा है। अगला है, जब से हृदय, फेफड़ों, वक् की विकृतियों के साथ साथ अन्य रोगों की पहचान हो जाने एवं आधुनिक चिकित्सा तकनीक से इलाज होने के कारण मनुष्य का औसत आयु काल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, उन 3 कारकों को बताइए जिनसे पर्यावरण का अवक्रमण
कारण बढ़ती जनसंख्या है। तो उत्तर है वो 3 कारण ये है कि कृषि संबंधी उन्नत पद्धतियों के कारण खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है। इस कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो। देखो भोजन उपलब्ध हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि कृषि संबंधी कुछ ऐसी पद्धतियाँ अपनाई गई है जिसके कारण खाद्य पदार्थ भी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होने से चोटों एवं महामारियों के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम हो गई है। तो चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति हुई, जिस तरह की कई तरह की महामारियाँ है, रोग है, चोट है, जिसका भी इलाज हो जाता है, तो मृत्यु दर कम हो गई है। जब से हृदय, वृक्क, फेफड़ों, वृक्क की विकृतियों के साथ अन्य रोगों की पहचान हो जाने और आधुनिक चिकित्सा तकनीक से इलाज के कारण मनुष्य का औसत आयु काल भी बढ़ गया है। पहले जो है लोग इन बीमारियों के कारण मर जाते थे, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब इन बीमारियों के भी क्या हो गए, इलाज संभव हो गए हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति का है जीवन काल बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, वन उन्मूलन के 3 कारण बताइए। तो वन उन्मूलन का 3 कारण क्या है? तो पहला है भूसंकलन। तो वन उन्मूलन के करने के 3 कारण ये है कि वनों से पेड़ों के नष्ट होने से मृदा अपरदन को बढ़ावा मिला है। यह अंततः पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंकलन का कारण बढ़ता है। देखो, वनों के काटने के कारण मृदा अपरदन बढ़ेगा तो क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का संकलन हो जाएगा, यानी भूमि खिसक जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधों की जड़ें मिट्टी को स्थिर दशा में पकड़े रखती है, क्योंकि पौधे की जड़ तो क्या करती है, मिट्टी को पकड़े रखती है। गाद का जमाव, वनों से पेड़ों की सतही, नदियों, झीलों की गाद इकट्ठा होने के कारण होती है। अगला है, तीसरा है, जब पेड़ों को काटकर फर्नीचर या कागज बनाया जाता है, आरामिला और कागज मिलों से निकला हुआ जल जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न है, वन उन्मूलन के प्रभाव का एक लेख लिखिए। तो उत्तर है वन संकल वन, है ना, वनों से पेड़ों के नष्ट होने से मृदा का अपरदन होता है। यह अंततः पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंकलन का कारण होता है। अगला है, गाद का जमा, वनों से पेड़ों की क्षति, नदियों एवं झीलों की गाद इकट्ठा होने का भी कारण होता है। तो देखो, जब वन कट जाएंगे तो सारी की सारी मिट्टी बहकर नदियों में, नालों में, तालाबों में, झीलों में इकट्ठी हो जाएगी, तो वहाँ पर ज़्यादा वो कीचड़ है, गाद है, उसके पेंदे में जमा हो जाएगा। अगला है, वन पर्यावरण की क्षति, वन्य जीव जंगल में रहते हैं। जंगलों के काटने का अर्थ है कि उनके पर्यावासों को नष्ट कर देना, जिसके परिणाम स्वरूप वे विलुप्त हो जाते हैं। अगला है, जलवायु में बदलाव कैसे होता है? देखो, इसके कारण जलवायु में भी बदलाव आया है, क्योंकि पेड़ आसपास के वातावरण को आर्द्र बनाए रखते हैं। पेड़ों की क्षति से आर्द्रता की कमी हो जाती है। तो देखो, पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ठंडापन रहेगा, ठीक है, आर्द्रता रहेगी वहाँ पर वातावरण में, लेकिन जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, है ना, तो क्या होगा, वहाँ आर्द्रता की कमी हो जाएगी, पूरा शुष्क वातावरण हो जाएगा और गर्मी वहाँ बढ़ेगी। अगला है, CO2 सिंक में कमी, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों को CO यानी कार्बन जो ऑक्साइड होते हैं को पौधे लेते हैं। जब वन खत्म हो जाते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जीरो सिंक कम हो जाता है, यानी इनके मापन की इकाई है सिंक, है ना, तो ये कम हो जाती है। और CO पर्यावरण में प्रकट होता है। CO जब पर्यावरण में बढ़ जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में बढ़ जाएगी तो गर्मी बढ़ेगी। कार्बन ऑक्साइड जब निकलती है ना, जो हमारे कल कारखाने हैं, पेड़ पौधे हैं, कल कारखाने हैं, हमारे वाहन हैं, है ना, जो हमारे वातावरण से हम भी कार्बन ऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है, तो इनका अवशोषण कौन करेगा? उनका अवशोषण जो पेड़ पौधे करते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एक मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करने वाला कोई नहीं है। अगला है प्रदूषण। जब पेड़ को काटकर फर्नीचर का कागज बनाया जाता है, कागज मिलों से निकला हुआ जल जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं प्रदूषण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, ग्रीन हाउस गैसों को खतरनाक क्यों माना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस को खतरनाक क्यों माना जाता है वो हमें बताना है। उत्तर है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा बड़ी मात्रा में प्रदूषण बढ़ता है। इससे भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, जिससे फसलों का पूर्व परिपक्वन बढ़ जाता है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो फसल जल्दी पकेगी एवं अनाज के आकार तथा फसल की मात्रा में भी कमी आती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद ऐसा क्यों सोचते हैं कि समुद्री मछलियाँ कम हो जाएगी यदि हम उसके प्रति सावधान नहीं हुए? तो उत्तर है, क्योंकि वे मछलियाँ पृथ्वी के उत्तरी ठंड भागों की तरफ जा रही है। दूसरी अन्य मछलियाँ तैरते हुए महासागरों में के सबसे गहरे स्तर में पहुँच जाती है। इससे मछलियों की प्रजाति समाप्ति की ओर है। प्रश्न संख्या 59 है, टिप्पणी लिखो। खनन एवं पर्यावरणीय अवक्रमण और अम्लीय वर्षा, भूमंडलीय एवं ग्रीन हाउस प्रभाव, जैव विविधता की क्षति। तो एक के बारे में अपन जानेंगे। तो पहला है खनन एवं पर्यावरणीय अवक्रमण। भारी मात्रा में खनिज भंडार को प्राप्त करने हेतु वनस्पति मृदा को नष्ट किया जाता है। तो
खनिज पदार्थ को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो वनस्पति और मृदा को नष्ट कर रहे हैं। उस क्षेत्र के पेड़ पौधों और जीव जंतु नष्ट हो जाता है। इससे खनिजों में कमी आई है। पृथ्वी से खनिजों के निष्कर्षण के दौरान भी बहुत बड़ी मात्रा में मलबा या कूड़े के ढेर उत्पन्न होते हैं। जब पृथ्वी से खनिजों को निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है, तो उस समय भी भारी मात्रा में मलबा या कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। अत्यधिक खनन खास तौर से भूमिगत खनन के कारण भूमि के अवतरण को बढ़ावा मिलता है और भू संकलन का भी कारण होता है। अगला है अम्लीय वर्षा। वाष्प से भरी हवा ऊंचे ढलानों से उड़ती है एवं संधारित होकर वर्षा या बर्फ के रूप में गिरती है। भूमंडलीय एवं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस एक कांच का कक्ष होता है जिसमें ऊष्मा या सौर विकिरण पड़ते हैं और पौधों को इसके निकटतम गर्म पर्यावरण में उगाया जाता है। बढ़ते वायुमंडल के कारण बर्फ की चोट पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है। तो ध्रुवीय बर्फ की जो चोटियाँ, दो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, उसमें पिघल कर सारा पानी समुद्र के अंदर आ जाता है, जिससे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। जैव विविधता की क्षति। घटते वन जो कि विभिन्न पौधों एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवास है, नष्ट हो गए हैं एवं बहुत से मूल्यवान पेड़ जानवर खत्म हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि किस प्रकार वन उन्मूलन का कारण है। तो उत्तर है स्थानांतरित कृषि। देखो, स्थानांतरित कृषि क्या होती है ना, कि जंगल को काटा जाता है और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, कोई खाद वाद का प्रयोग नहीं किया जाता। एक साल वहाँ कृषि करते, फिर दूसरा जंगल में जाते, वहाँ उस जंगल की सफाई करते, फिर वहाँ पर नई तरीके से खेती होती है। तो इस तरह से जब स्थानांतरित कृषि होती है तो वहाँ पर जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है। तो स्थानांतरित कृषि फसल उगाने की एक पद्धति है जिसमें जंगलों को काटना एवं गिरे हुए पेड़ों को हटाने हेतु जलाना है, ताकि खेती हेतु जमीन साफ की जा सके। साफ की गई भूमि पर कुछ साल तक फसलें उगाई जाती है तथा कुछ समय बाद भूमि अपनी उर्वरकता खो देती है और फिर दोबारा वो स्थानांतरित खेती करते, कहीं और जगह जाते हैं, है ना। फिर वहाँ के जंगलों को साफ करते हैं और खेती के लिए जगह उपलब्ध करते हैं, ज़मीन को साफ करते हैं, सपाट करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है हमने इन प्रश्नों के उत्तर हमने इस वीडियो में जाने। अब बाकी जो प्रश्नों के उत्तर है आपके, वो अगले वीडियो में आपके आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।